नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। आंखों देखा भारत में हम जेपी मूवमेंट की चर्चा कर चुके। अब उस आंदोलन के बाद हम कोई बाकी तो बहुत सारी चीज़ें पुस्तकों में आई हुई है, लेकिन हमने जेपी मूवमेंट में भी उन चीज़ों की चर्चा की जो किस तरह से मतलब क्या हो रहा था, लेकिन उसकी परिणति जब हुई और इमरजेंसी, चूँकि बाकी तो बहुत सी अब पहले उपलब्ध है, जो चीज़ें नहीं पता है लोगों को वो मालूम होना चाहिए। इमरजेंसी में जातियाँ हुई, राजनीतिक कार्यकर्ता जेल गए, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मीडिया के लोग और या भूमिगत गतिविधियाँ कैसे अंडरग्राउंड एक्टिविटी से उस पूरी इमरजेंसी का मुकाबला करना। मैंने जब तक जरा सा भी सबके बारे में शंका थी तो हज़ारों लाखों लोग जेल में बंद कर दिए गए थे। जहाँ जिस सरकार थी वो एक तरह से पूरे केंद्र के तहत ही था और हर तरह से सब कुछ जो सेंसरशिप हो या जो भी कार्यकर्ता कोई असहमति व्यक्त करने वाला हो, विरोध व्यक्त करने वाला हो, वो जेल जा रहे थे। ऐसी स्थिति में अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कैसे हो रही थी, उसमें सोशलिस्ट, उसमें आरएसएस के लोग, उसमें बीजेपी, भारतीय जनसंघ के लोग, जो उस समय जनसंघ था बीजेपी का, और अन्य पार्टियां हैं, कई पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां भी थी थे, और बल्कि जो कांग्रेस से भी विरोध कर एक तरह से असहमत होकर के बाहर आ गए थे, जो इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, जो गड़बड़ियों के खिलाफ थे। और ये सही है कि सहयोग था, उसके चूंकि पहले ही एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से जो श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था, उसको चाहे टेक्निकल ग्राउंड कहा जाए, तब भी ये सही है कि उसमें भी अलग अलग कहा जाता है कि उसके पीछे पूर्वाग्रह भी हो सकता है रहा हो, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। भूमिगत गतिविधियाँ कैसे चली, आरएसएस के लोग वेश बदल करके, एक बड़ा नाम उनमें यदि आज जो सामने आता है, उस समय किसको पता, मैं तो तब गुजरात में ही कुछ 6-8 महीने रहा था, 75 के उस भाग में भी, 76 के शुरू तक, और इसलिए मैं जानता हूँ कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी समय भूमिगत रूप से ही सक्रिय थे, उनको जेल नहीं, चूँकि किसकी कैसे सहायता करें। जॉर्ज फर्नांडिस भी, जो वैसे बिहार और मुंबई के रेल कर्मचारियों के बड़े की हड़ताल कराने में जॉर्ज फर्नांडिस का नाम था, लेकिन वो जाकर कहाँ ठहरे थे, बड़ौदा में। और इसलिए जो बड़ौदा डायनामाइट कांड आपने सुना हो, उन पर जो आरोप लगा था कि वो डायनामाइट लगा करके कुछ बड़ा भारी क्रांति करने वाले थे, वो जो केस है बड़ौदा, इसीलिए मशहूर हुआ बड़ौदा डायनामाइट केस, कि वो गुजरात में सक्रिय रह करके जन जागृति का काम और साथ में कैसे सत्ता को चुनौती दी जा सके। और वो ठहरे कहाँ, विक्रम राव एक बहुत वरिष्ठ बुजुर्ग पत्रकार हैं, उनके घर ठहरे। संयोग यह है कि ये सब बातें तो मुझे बाद में पता चली कि भाई वो कहाँ से गिरफ्तार हुए, मतलब इमरजेंसी भी निकल गई, उसके बाद मालूम हुआ कि सारी डिटेल्स तो उस समय तो बाहर आता नहीं था। संयोग था कि चूंकि मैं अहमदाबाद में था, तो उन्हीं विक्रम राव जी के यहाँ भी मैं उसके कुछ एक आध हफ्ते बाद, जो सैटरडे संडे पड़ रहा था शनिवार के बाद, मैं भी वहीं जा करके ठहरा था। वो मैं तो पत्रकार के नाते, चूँकि वो मुझसे, विक्रम राव तब भी वरिष्ठ थे, वो वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के बड़ौदा स्थित ब्यूरो प्रमुख थे, तो उनसे कोई परिचय संपर्क हुआ था। उन्होंने कहा आओ हमारे यहाँ, जब मिले, और चूँकि उस समय कोई बहुत साधन होते नहीं थे, क्योंकि गाड़ियों से जा रहे हैं, बस से गए, और जब वहाँ तो रात भी वहीं रुक गए, उनकी पत्नी डॉक्टर थी, तो वहाँ 1-2 दिन हम रहे। बाद में जब ये सामने आया कि डायनामाइट कांड में किस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस गिरफ्तार, तो हमें लगा कि भाई उस समय तो हमें भी बांध सकते थे कि वहीं ठहर करके हम भी कुछ भूमिगत करते हुए शामिल होंगे। तो पत्रकार भी जहाँ ऐसे, चूँकि विक्रम राव भी समाजवादी, जबकि विक्रम राव के पिता जवाहरलाल नेहरू द्वारा निकाले गए अखबार देशलाल के चलपति राव जो है संपादक रहे, लेकिन उनके बेटे चूँकि विचारों से तो जैसे कहते ही है, नेहरू या इंदिरा गांधी की सरकार का विरोध करने के लिए समाजवादी विचारों के कारण विक्रम राव जैसे लोग भी, और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग, जॉर्ज फर्नांडिस के पहले प्रतिपक्ष नाम का अखबार भी निकालते थे इमरजेंसी से थोड़ा पहले, वो अखबार तो निकलना बंद हो गया चूँकि वो गिरफ्तार हो गए। मीडिया में भी अरुण शौरी जी का नाम आपको पूछना, अरुण शौरी जी वो इंडियन एक्सप्रेस में थे, लेकिन उस समय में वो भी मतलब एक तरह से अपना जो काम करना चाहते थे वो कर रहे थे। एक और संपादक थे हिरण्यमय कालेकर, वो भी इंडियन एक्सप्रेस के थे। कैसे भूमिगत काम हो रहा है इससे आप अंदाजा लगाइए। हिरण्यमय कालेकर वैसे बंगाल में रह चुके थे, स्टेट्समैन में रहे थे, और उनके संबंध सिद्धार्थ शंकर रे, जिन्होंने सलाह दी थी इमरजेंसी की, और वो मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, लेकिन माना जाता था कि वो बड़े नज़दीक हैं इंदिरा गांधी के, नेचुरली, क्योंकि वही सलाह देने में बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के। कालेकर जी के उनसे संबंध थे, ये अलग बात है कि वो कालेकर जी का यही मानना है कि उनकी सिफारिश से वो नहीं हुआ, लेकिन उनको ऑफर मिला हिंदुस्तान टाइम्स में जाने का। वो एक्सप्रेस में थे उस समय, तो उन्होंने गोयनका जी से सलाह लिया, तो कहा कि मैं क्या करूँ वहाँ,
जाना ठीक होगा कि नहीं होगा, कि वो तो कलकत्ता में ज़्यादा रहे थे, लेकिन संपर्क उनका था। विचारों से वो भी बहुत ही मतलब गलत व्यक्तियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। तो गोयनका जी ने भी उनसे कहा कि नहीं, ऐसा करो, तुम हिंदुस्तान टाइम्स का जो ऑफ़र मिला है उसे ज्वाइन कर लो। संपादक के नाते तो तुम्हारे पास सूचनाएं खूब आती रहेंगी, और सूचनाओं का लाभ हम लोग जो भूमिगत गतिविधियां जो चलाने वाले लोग हैं, जो नानाजी देशमुख भी उनके संपर्क में थे, गोयनका जी भी इंदिरा गांधी के विरोध में आ गए थे, तो और ऐसे कई पत्रकार थे, कई साहित्यकार थे, तो उनको कैसे सूचनाएं, ऐसा लगे कि आप बहुत क्लोज सरकार के हैं। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स तब बहुत माना जाता था कि बिल्कुल कांग्रेस के ही समर्थित और है, बिरला जी का अखबार है। और ये सही है कि उस समय मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम कर रहा था, तो कार्लेकर जी, हिरमन कार्लेकर वही संपादक बन के आए। ये बात तो बाद में जब इमरजेंसी खत्म हो गई तब उन्होंने हमें बताया कि मुझे तो कहा गया था कि तुम वहाँ रहो और वहाँ रह करके जो भी सूचना इकट्ठी हो सकती है वो हमें पहुँचाओ। तो आप देखिए, मीडिया के लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता लोग, और वो वही किया। वो बड़े बड़े मंत्री, वो जो हिंदुस्तान टाइम्स को सबसे विश्वसनीय माना जाता था, उनको सूचनाएं उनको देते थे। वो सूचनाएं किसी तरह से गोयनका जी को या और लोगों को, गोयनका जी ने ये भी कहा था, आश्वासन दिया था कि देखो, यदि जब वहाँ तुम्हें संकट आएगा तो हम तुम्हें बेकार नहीं होने देंगे। और वही हुआ। जब इमरजेंसी खत्म हुई और जनता पार्टी आई तो हिंदुस्तान टाइम्स ने तुरंत एक तरह से उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया और उनको छोड़ना पड़ा। और वो बड़े विचलित होकर के, मतलब थोड़ा विचलित थे। तब गोयनका जी ने खुद उनको फ़ोन करके कहा कि क्या कर रहे थे, जो है आओ हमसे मिलो। नहीं जो होगा। फिर भी उनको बाकायदा सम्मान के साथ अपने संस्थान में रखने का उन्होंने प्रस्ताव किया और रखा। और लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जो पीरियड है वहाँ का, जो टेक्निकली जो ज़रूरत होती है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद में ज्वाइन करें। तो आप ये सोचिए कि जो बड़े नाम हैं संपादकों में, पत्रकारों में, सामाजिक कार्यकर्ताओं में, उन्होंने एक सामाजिक जागृति, ताकि सत्ता हिल जाए, सत्ता को कैसे विचलित कर दिया जाए भूमिगत रह करके। वो ठीक है, वो तो बाद में खुद इंदिरा जी को भी फिर दूसरे किसी ने सलाह दिया। पहले कहा था कि साहब आप इमरजेंसी लगा दीजिए, फिर कहा कि नहीं आप तो जीत ही जाएंगे, इसलिए 77 में उन्होंने चुनाव करा दिया। सत्ता से एक तरह से इमरजेंसी खत्म होने से पहले चुनाव हुए और इमरजेंसी उसके साथ खत्म हो गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे सब लोकतंत्र में बड़ी भूमिकाएं समाज के विभिन्न वर्गों ने निभाई है, जो हमेशा याद की जाएगी। आंखों देखा भारत आपको कैसा लग रहा है, और इसकी जो कुछ अंदर की अंतर कथाएँ आपको दे रहे हैं, इसके बारे में जो भी अपनी प्रतिक्रियाएं हों, विचार हों, अवश्य भिजवाइए। इंडिया न्यूज़ में हमेशा आपका स्वागत होगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।